जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2026 का साल जो है 8वें वेतन आयोग का साल है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बढ़ोतरी का। ऐसे में हम मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं, सिफारिशों के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन हमारे खातों में कब क्रेडिट हो सकती है? चलिए ये ताजा अपडेट आज के इस वीडियो में शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ अगर आप सिविलियन हैं या डिफेंस के पेंशनर्स हैं तो एसईपी, एमएसईपी को लेकर कुछ नियम अलग हो सकते हैं। अब इनमें कितना बदलाव है, कितना फेरफार है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन हमारे खातों में कब क्रेडिट हो सकती है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में कब से आएगी बढ़ी हुई सैलरी। बात इसके बारे में करते हैं। अब देखिए, इसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। समय समय पर मिलने वाला डीए अब नाकाफी है, यानी महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है वो हमें महंगाई से राहत दिलाने के लिए काफी नहीं है। बढ़ती महंगाई है और वहीं पर मौजूदा वेतन की जो संरचना है वो इसके लिए काफी नहीं है। महंगाई भत्ता बढ़ना काफी नहीं है। अब देखिए, घर के बजट, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, इस सब से निपटने के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो संभावित जो जब से ये लागू हो सकता है, इसकी अगर बात करें तो नए वित्तीय वर्ष का ये तोहफा हो सकता है। टारगेट महीना कब है? अप्रैल 2027, जब 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो सकता है। कैसे, इसके बारे में अगर बात करें तो नए वित्तीय वर्ष की जब शुरुआत है, अधिकतम विलंब अगर बात करें या 1 या 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल 2027 के बाद 1 या 2 महीनों का जो है विलंब हो सकता है। अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, 2026 आधा जो है वो बीत चुका है, अब कुछ ही समय बचा है और यहाँ पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अप्रैल 2027 तक 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू हो सकता है। अब देखिए, अप्रैल 2027 की टाइमलाइन के पीछे का गणित भी समझ लीजिए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के, इनका जो है आधिकारिक आंकलन क्या कहता है। अक्टूबर 2025 आयोग के गठन को मंजूरी मिली थी, ये आप सब जानते हैं। इसके साथ नवंबर 2025 गजट नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने जो है मोहर इस पर लगा दी थी। इसके बाद 18 महीनों का समय दिया था 8वें वेतन आयोग की कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए, यानी अंतिम रिपोर्ट सौंपने की ये डेडलाइन थी। अप्रैल या मई 2027 की अगर बात करें तो आयोग द्वारा समय से पहले काम पूरा करने की पूरी संभावना है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 8वां वेतन आयोग ज्यादा से ज्यादा अप्रैल या मई तक जो है आ जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। देखिए, सरकार के सामने यूनियन की 3 मुख्य मांगे क्या हैं, इसको भी समझते चले। हायर फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को पुराने स्तर से काफी ऊपर ले जाना, यानी एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर चाहिए। इसके बाद डीए का बेसिक पे में मर्ज, मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करके नया सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर जो है उसको लाया जाए। इसके बाद फास्ट सैलरी रिवीजन साइकिल, महंगाई की तेज रफ्तार को देखते हुए 10 साल के लंबे जो रिवीजन साइकिल को कम करना, यानी अब हर 10 साल नहीं बल्कि हर 5 साल के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स जो है उनको वेतन आयोग मिले। इसके बाद देशव्यापी विचार विमर्श बैठकों का वर्तमान दौर अगर समझते चले
जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, उन्होंने कुछ कुछ सब कमेटियां बनाई हुई है, जो राज्यों के साथ दौरा कर रही है, कर्मचारी पेंशनर्स के संगठन के साथ दौरा कर रही है। इसके साथ साथ जो हितधारक है, शेयर होल्डर्स है, उनके साथ बात हो रही है, और जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, वो भी अपनी मांगे जो है वेतन आयोग के सामने रख रहे हैं, अपने सुझाव रख रहे हैं। तो इस मामले में देखिए अब तक कहां कहां बैठक हो चुकी है। अगर इसकी बात करें तो 1 से 4 जून श्रीनगर में ये बैठकें देखने के लिए मिल सकती है। 8 जून निर्धारित बैठक है लद्दाख में। इसके साथ 28 से 30 अप्रैल जो दिल्ली में बैठकें थी, उसका राउंड पूरा हो चुका है। हैदराबाद में 18 और 19 मई में कुछ जो बैठक होने वाली थी, उसमें कुछ अहम चर्चा हुई है। तो ये अभी तक की अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर। और जैसे कि हमें पता चला है कि 8वें वेतन आयोग में देखिए 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं, वो समय से पहले ही पूरी की जा सकती है, और केंद्र सरकार की भी कोशिश हो सकती है कि 2027 अप्रैल मई तक जो है, जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, तब जो है वेतन आयोग को लागू कर दिया जाए। अब एनसीजेसीएम की 49वीं बैठक, समानांतर नीतिगत मोर्चे, इसके बारे में भी जल्दी से एक बात करती चलूं। विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है कैसे इस बैठक में हमारे हित को लेकर फैसले हुए हैं, फैमिली पेंशनर्स, डिपेंडेंट के हित को लेकर फैसले हुए हैं, पेंशनर्स के हित को लेकर फैसले हुए हैं। कुछ बातें काफी हद तक आगे भी बढ़ चुकी हैं, जैसे पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और अन्य पेंशन सुधारों पर चर्चा काफी तेज है। सरकार की तरफ से सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। आउटसोर्सिंग की अगर बात करें तो आउटसोर्सिंग के बढ़ते चलन पर यूनियनों की चिंताएं, वो भी इस मीटिंग में मुद्दे उठे हैं। इसके बाद खाली पद है, सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की रणनीति और प्रमोशन, कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े लंबित मुद्दे, यानी प्रमोशन से जुड़े हुए लंबित मुद्दे जो हैं, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। हालांकि जो आज सुबह मैंने वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में बात की थी कि ऐसी 5 मांगे जिस पर सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ मामलों में लिखित में आश्वासन मिला है, कुछ मामलों में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया गया है इस बैठक में। तो अपने आप में ये बैठक बहुत ही खास रही है, अहम रही है। अब इसके बाद देखिए 8वां वेतन आयोग की के बारे में हमने बात की कि जो टारगेट है अप्रैल 2027 तक है। इसके साथ साथ मुख्य फोकस क्या रहा, फिटमेंट फैक्टर में भारी वृद्धि प्लस डीए का बेसिक में विलय, और साथ ही में अब हर 10 साल का इंतजार नहीं करना है, हर 5 साल में वेतन आयोग आना चाहिए। अब वर्तमान में स्थिति क्या है, ये भी हमने देखी कि लगातार जो है मीटिंग्स वगैरह चल रही है। तो देखिए ये अपडेट थी 8वें वेतन आयोग की, और जो हमें जानकारी मिल रही है, जिससे पता चल रहा है कि वेतन आयोग के तहत, यानी 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन जो है अप्रैल मई 2027 से हमारे खातों में आ सकता है। हो सकता है 1 या 2 महीना लेट हो, लेकिन इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। केंद्र सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि समय से वेतन आयोग लागू हो जाए, क्योंकि जितना वेतन आयोग लेट होगा, उतना जो है एरियर वगैरह का भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए, ये कुछ अपडेट थी जो 8वें वेतन आयोग को लेकर थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएससीपी या एससीपी को लेकर। तो देखिए, एससीपी या एमएससीपी पे सिविलियन और डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके नियम जो है काफी अलग है। अब कैसे अलग है, चलिए इसके बारे में बात करते चले। देखिए, एससीपी और एमएससीपी करियर में वित्तीय तरक्की के नियम जो है, सिविलियन कर्मचारियों और फौजियों के लिए नियमों, समय सीमा और फायदों का संपूर्ण विश्लेषण है ये। अब आज की इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना, तो एससीपी और एमएससीपी को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, अब अगली क्या इसमें अपडेट है या बात है, एससीपी और एमएससीपी की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है, सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों को उनके करियर में समय पर प्रमोशन न मिलने पर जो आर्थिक नुकसान हो रहा था, उससे बचाने के लिए 5वें वेतन आयोग में एससीपी और 6ठे वेतन आयोग में एमएससीपी को लाया गया। अब देखिए, समय पर प्रमोशन ना मिलना ये गंभीर बात है, आर्थिक नुकसान हो रहा था हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स को। इसके साथ एससीपी एमएससीपी की योजनाएं, चलिए उसके बारे में बात करना है। इसका उद्देश्य सिर्फ वेतन बढ़ाना है, और वास्तविक स्थिति जो है उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए पूरा डिटेल में समझे। पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था की अगर बात करें तो एससीपी वर्सेस एमएससीपी। देखिए, एससीपी पुरानी व्यवस्था की अगर बात करें तो ये कब शुरू हुई थी, एससीपी कब शुरू हुई थी, 5वें वेतन आयोग में, यानी 1999 में। ये मैं सिविलियन के लिए बात कर रही हूँ। इसके साथ देखिए, अपग्रेडेशन की संख्या की बात करूं तो पूरे करियर में 3 बार ये होता है सिविलियन के लिए। अब
पे स्केल का नियम की अगर बात करें तो अगले ऊंचे पद का वेतन मिलता था, यानी इसमें एक नेक्स्ट प्रमोशन के, अगर आपको नेक्स्ट प्रमोशन नियम से मिल जाए तो आपकी वेतन में जो फेरफार होता था, बदलाव आता था, बढ़ोतरी होती थी, उतना ही इसमें होता है। अब एमएससीपी नई व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो ये छठे वेतन आयोग यानी 2008 से लागू हुई। इसके बाद पूरे कैरियर में ये 3 बार मिलती है। और इमेज जो है अब पे मैट्रिक्स का केवल अगला लेवल मिलता है, पद का नहीं। तो ये कुछ बदलाव है एमएससीपी और एससीपी में। अब साथ में हम डिफरेंस देख लेते हैं, नियम अलग क्यों है। आम कर्मचारी यानी सिविलियंस और फौजियों के लिए नियम अलग क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिविलियन की बात करते हैं। देखिए, आम कर्मचारी जो सिविलियन है, सामान्य सेवा अवधि होती है उनकी, यानी उनकी सर्विस 60 साल तक पूरी होती है, पूरी अपनी 60 साल की सेवा अवधि पूरी करके वो रिटायर होते हैं। लेकिन जो पीवीओआर, जेसीओस या ओआर से, यानी जो हमारे फौजी भाई हैं, उनका जो कैरियर है छोटा और अधिक चुनौतीपूर्ण कैरियर होता है। इसी वजह से देखिए अक्सर लोग सोचते हैं कि नियम समान है, लेकिन फौजियों के छोटे और चुनौतीपूर्ण कैरियर के कारण उनके लिए कुछ बेनिफिट जो है एमएससीपी में अलग से दे दिए गए हैं। अब कितने अलग है, क्या बदलाव है, ये भी देख लेते हैं। चलिए, आम कर्मचारी यानी सिविलियन की बात करें तो 10 साल एमएससीपी में पहला प्रमोशन, 20 साल में एमएससीपी 2 का प्रमोशन, और इसके साथ साथ अगला प्रमोशन यानी एमएससीपी 3 जो है उनको 30 साल में मिलता है। वहीं पर हमारे अगर फौजी भाई या डिफेंस से रिटायर्ड पेंशनर्स की बात करें तो उनको देखिए 8 साल में पहला प्रमोशन यानी 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार, और नायब सूबेदार के लिए 24 साल यानी एमएससीपी 3 उनको 24 साल में मिलती है, जो नायब सूबेदार की होती है। कुल यहाँ पर है 6 साल का जो है बदलाव होता है, कुछ फर्क है। तो ये जानकारी थी एससीपी और एमएससीपी को लेकर, सिविलियन के लिए और हमारे फौजी भाई जो है उनके लिए, या हमारे पेंशनर जो है उनके लिए नियमों में कैसे बदलाव है, क्या बदलाव है, उसके बारे में हमने बात की। अगर इसको लेकर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार जो है साझा कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं, जैसे हमारे इन कुछ भाइयों ने पूछे हैं। चलिए एक एक करके इनके भी जवाब देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरा अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं आया है। देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जो अभी तक इसको लेकर सवाल कर रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो पैसा है हमें अभी तक क्यों नहीं मिला है। अब इसको लेकर अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। आप एक बार केएसबी की साइट पर जाकर जो है क्वेरी करके देखिए, वो आपको रिप्लाई जरूर से देंगे। अगर रिप्लाई आपको 1 हफ्ते के भीतर नहीं मिलता या 10 दिन तक वेट करिए, जवाब नहीं आ रहा, तो आप जो है सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन जल्दी से दर्ज करा दीजिए। चलिए, अब दूसरा जो कमेंट है कि आखिर पे स्लिप पेंशन वालों को कहां से मिलेगी, यानी जिनकी पेंशन आ रही है उनको पेंशन स्लिप कैसे मिलेगी। देखिए, अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श से जो है आप पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, सीधे सीधे पेंशन बैंक से आ रही है, या कोई सिविलियन है, पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, उनकी पेंशन सीधे बैंक से आ रही है, तो वो बैंक ब्रांच में जाकर एक लिखित में आवेदन देकर जो है पेंशन स्लिप मांग सकते हैं। बैंक आपको मना नहीं कर सकता है, कोई भी बैंक हो। सभी बैंकों को जो पेंशन वितरण करते हैं उन सभी बैंकों को केंद्र सरकार का आदेश है। बकायदा इस चैनल के माध्यम से मैंने वो लेटर भी शेयर किया है जहां केंद्र सरकार ने सख्त शब्दों में बैंकों से कहा था कि आप जो है पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को पेंशन स्लिप दीजिए, ताकि उनको पता चले कि उनकी पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही। तो ये आपका हक है, आपको जरूर से इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। और जल्दी से, अगर जो भी पेंशनर्स ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पेंशन स्लिप नहीं मिलती है, वो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर जल्दी से पेंशन स्लिप लीजिए, उसको लेकर कार्रवाई करिए। और जैसे ही आपकी पेंशन स्लिप आना शुरू हो जाती है, कमेंट्स के माध्यम से इस न्यूज को मेरे साथ साझा जरूर से करिएगा। आप सभी लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। आज के इस वीडियो में विस्तार से हमने बात की कि 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन हमारे खातों में कब तक आ सकती है। तो अप्रैल मई 2027 तक ये पैसा हमें मिल सकता है। साथ ही में सिविलियन और हमारे फौजी भाइयों के लिए एससीपी एमएससीपी के नियमों में क्या बदलाव है, क्यों बदलाव है, इसके बारे में हमने बात की। और इसके साथ साथ 2-3 कमेंट्स देखे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ने अपने सवाल पूछे थे। तो अब ये जानकारी, ये प्रयास आप सब लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।